Hello my dear students, today I am going to start your chapter number 6 जो कि आपकी NCERT में लाइव प्रोसेसेस के नाम से दिया गया है। और क्योंकि आप लोगों का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो बहुत ट्रिकी वे में होता है, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चैप्टर आपको जब तक उसके रूट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप उस चैप्टर की अच्छे से आंसरिंग भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर एक चीज़ को रटना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये ज़रूरी है कि आप हमेशा चीज़ों को सीखें और समझें। तो ये जो चैप्टर आपका लाइव प्रोसेस है काफ़ी लंबा लेंदी चैप्टर एनसीईआरटी में भी और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। लगभग 10 से 15 नंबर का कंसेप्ट इसमें से हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और बायोलॉजी के इस चैप्टर की बड़ी इंपॉर्टेंस है आने वाले फ्यूचर में भी। जो लोग मेडिकल, आप में से जो स्टूडेंट्स आगे मेडिकल नीट या एमबीबीएस की तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत हमारी जो है चैप्टर के नाम से होती है, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ आप सभी जानते हो क्या होता है। लाइफ का मतलब होता है जिसमें जीवन हो, जिसमें लाइफ के सारे गुण हो, उन सभी को ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो लाइफ प्रोसेसेस की शुरुआत आपकी एक डेफिनेशन से स्टार्ट हो जाती है, जिस पे लिखा हुआ है द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शंस एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। या फिर इसको कुछ ऐसे भी कह सकते हो, all the processes which together keep the living organism alive and perform tasks to maintain the body are called life processes। डेफिनेशन वो डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग पे आपने चीज़ों को कैसे समझा है, लेकिन डेफिनेशन का मतलब सिंपल है। इसके पीछे का लॉजिक समझिए कि लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ किसी भी लिविंग के ऑर्गेनिज्म में होती है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ क्योंकि लाइफ के अंदर हो रही है, एक सेल के अंदर हो रही है, और वो सेल जो है वो मिलियंस के फॉर्म में है, और वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्या करती है, बनाती है, मेंटेन करती है। और उन्हीं के अंदर वो जो बायोकेमिकल एक्टिविटी चल रही है उन्हीं को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। जैसे सबसे सिंपलेस्ट बात करूँ तो जो हम फूड ले रहे हैं उस फूड का बॉडी इस्तेमाल कर रही है, ऑलराइट, उसको डाइजेस्ट कर रही है, फिर उसके बाद डाइजेस्ट होने के बाद उसको ब्रेक डाउन किया जा रहा है, और फिर उसका यूटिलाइजेशन अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए हो रहा है, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें जो एनर्जी आपको चाहिए उसके लिए हो रहा है। तो लाइफ प्रोसेस जो है ये समझ लीजिए कि जैसे कोई भी आप व्हीकल है, कोई कार है, या कोई भी किसी भी बड़ी व्हीकल का कोई इंजन है, वो प्रॉपरली काम करेगा तो इंजन अच्छा काम कर रहा है तो मशीन भी अच्छी चलेगी। सेम अगर हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है, जो भी लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ है, न्यूट्रिशन हो रहा है, रेस्पिरेशन आपकी बॉडी कर रही है, ऑलराइट, ट्रांसपोर्टेशन कर रही है, एक्सक्रीशन कर रही है, सब की सब लाइफ प्रोसेस की एग्जांपल है। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो आपकी बॉडी कर रही है उनको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इसके एग्जांपल्स कई सारे हैं और हमें कम से कम 7 to 8 लाइफ प्रोसेसेस में डिटेल में पढ़नी पड़ेगी इस चैप्टर के अंदर। सो लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट। सबसे पहले हमारे सामने जो चीज़ आती है न्यूट्रिशन। क्या चीज़ होती है? पहली जो लाइफ प्रोसेस है वो यहीं से समझ में आनी शुरू होगी हमारे। न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स या फूड and utilize it for the various activities is called nutrition। डेफिनेशन किसी भी सेंस में आप डेवलप कर सकते हो। मेन चीज़ है कि आपको कंसेप्ट का नॉलेज है तो आप डेफिनेशन डेवलप करोगे, और डेफिनेशन जो बच्चा खुद बना सकता है उसको कभी भी किसी भी चीज़ को बार बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज उसकी नॉलेज अपग्रेड हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये छोटी सी डेफिनेशन है, या आप ऐसे भी कह सकते हो खाना खाना और उसके बाद उस खाने के अंदर मौजूद जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, जो पोषक तत्व है, वो हमारी बॉडी को किस रूप से और किस फॉर्म में हेल्प करते हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारी एक्टिविटीज़ उसी न्यूट्रिशन के अंदर आती है। न्यूट्रिशन को हम हिंदी में जो है पोषण कहते हैं और न्यूट्रिएंट्स को पोषक तत्व कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आप 5 जो है मेन आपके कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो आपको एनर्जी देते हैं, दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो इसमें 2 कैटेगरी आती है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। ये दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड्स के नाम से जाने जाते हैं। प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग है, हमारे बॉडी के अंदर नई सेल बन रही है, नए टिश्यूज़, नए ऑर्गन जो बढ़ रहे हैं, आपकी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, वो सारी प्रोटीन से हो रही है, ऑलराइट। इसके अलावा विटामिन्स और मिनरल्स, ये वो 2 चीज़ें होती है जो आपकी बॉडी को मेंटेन करती है। ये समझ लीजिए कि जैसे इंजन के अंदर हम पेट्रोल के अलावा क्या डालते हैं, इंजन ऑयल डालते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो कूलेंट डालते हैं, तो उससे जो है इंजन की वर्किंग प्रॉपर रहती है, वो ना ज़्यादा हीट करता है, प्रॉपर फंक्शनिंग करता है, स्मूथ चलता है। ऐसे ही ये विटामिन्स और मिनरल जो है ये वो न्यूट्रिएंट्स है जो आपकी बॉडी को कम मात्रा में चाहिए होते हैं, और ये बॉडी को क्या करते हैं, ये बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं। ये बॉडी को बाहर के जो भी हार्मफुल
माइक्रोब्स आपकी बॉडी में आके उसको इन्फेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये उससे बचाते हैं। सिंपली भाषा में बोलूँ तो ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग करते हैं। और वाटर जो है, वाटर आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो है 80 to 90% वाटर होता है, तो विदाउट वाटर कोई सेल काम ही नहीं कर सकती। इसलिए वाटर वो मीडियम है जो ये सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए सेल को क्या करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है। तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हो गए, और इन सभी न्यूट्रिएंट्स का एक कॉम्बिनेशन हमारी बॉडी उसे कैसे यूटिलाइज कर रही है, कैसे सेल्स उसका यूज कर रहे हैं, कैसे टिश्यू में यूज हो रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है आपके पास फिलहाल दो ही कैटेगरी हम समझने वाले हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। आगे जाके फर्दर ये डिवाइड हो जाएंगे, जैसे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के आगे मैं 2 या 3 और फर्दर इसके डिवीजन बताऊंगा। और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका फोटोसिंथेसिस, दूसरा होता है केमोसिंथेसिस। तो फोटो का मतलब है जो लाइट के प्रेजेंस में जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खुद का फूड बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज व्हाट वी कॉल ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और केमोट्रोपिक की अगर बात करूं तो जहां पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल्स का यूज करके जो है अपने लिए फूड तैयार करते हैं, एंड दैट इज सिंपली कॉल्ड केमोसिंथेसिस। तो ये दोनों ही ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल्स हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन आप लिखने के लिए तैयार करो तो कैसे बोलोगे, तो आप बोलोगे द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू सिंथेसाइज या प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल इज सिंपली व्हाट वी कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रही है उसकी डेफिनेशन, वो भी स्टेटमेंट थोड़ी सी इधर उधर है बट मीनिंग उसका सेम है। तो उसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसे पढ़ोगे आप कि इट इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम द सिंपलर इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिक ना हो, कहने का मतलब है वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमें एनिमल से या प्लांट से नहीं मिलते बल्कि सिंपली एनवायरनमेंट से डायरेक्टली लेती है, ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑलराइट। और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के जो बेस्ट एग्जांपल है वो सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, अगेन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिपेंड partial or completely on the other organism to get their food is simply known as what, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और हेट्रो का मतलब होता है डिपेंड और ट्रॉप का मतलब होता है टू गेट, तो अपना फूड वो किसी दूसरे से लेते हैं, वो खुद नहीं कर सकते। ऑटो का सेल्फ होता है मीनिंग, एंड ट्रॉप का मतलब टू प्रिपेयर या टू गेट, तो जो अपना फूड खुद बना सकते हैं वो ऑटोट्रोपिक, और जो दूसरों से लेते हैं वो हेट्रोट्रोपिक या ऑटोट्रोप्स या हेट्रोट्रोप्स। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सिंपली कॉल्ड, जो ऑटोट्रोप्स है वो कौन सा न्यूट्रिशन एग्जिबिट करते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और जो हेट्रोट्रोप्स है वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिबिट करते हैं, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन एग्जिबिट करते हैं। बात समझ में आ रही है आपको। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्या है, ये वीडियो आपको जब पूरा आप देखोगे तो ये चैप्टर बहुत सिंपल और इजी लगेगा। ये जो चैप्टर है वो मैं एक, जैसे कहते हैं सारांश, एक शॉर्ट फॉर्म में तैयार कर रहा हूं, और एक ही थ्रू में आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो। तो इसकी और भी मैं पूरी सीरीज बनाऊंगा जिसमें हम इसके अलग अलग पार्ट को डिटेल में मैं समझाऊंगा, बट यहाँ पे वो है कि जब आपको रिवाइज करना हो, आपका एग्जाम का टाइम हो, तो उस टाइम पे आप किस तरीके से इस चैप्टर को जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं, राइट। सो अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में देखते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे एक टर्म आ रही है फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब समझिए, फोटो का मतलब होता है लाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब होता है पुट टुगेदर या टू प्रिपेयर। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब है एक ऐसा केमिकल रिएक्शन या एक ऐसी बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें लाइट के प्रेजेंस में जो है वो एक केमिकल रिएक्शन होती है, और उसमें जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपने लिए फूड तैयार करते हैं। तो प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल आई टोल्ड यू इन द जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया, H2O विच इज वाटर, CO2 विच इज कार्बन डाइऑक्साइड, इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। और फिर ये सब चीजें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वाटर प्लांट रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करता है, ऑलराइट, कार्बन डाइऑक्साइड जो लीफ में स्टोमेटा होते हैं उसके थ्रू अंदर एब्जॉर्ब करती है प्लांट की लीफ, और फिर ये सारी चीज़ें लीफ के अंदर, जैसे फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कहा जाता है, वहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में, जो कि एनर्जी करेंसी का काम करता है वहाँ पे, बिकॉज उसमें फोटोन्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन, ये फोटोसिंथेसिस की जो केमिकल रिएक्शन है उसको शुरू करता है। और ये सारी चीज़ें जब एक साथ एक ही जगह पे होती है तो वहाँ पे एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से जो प्लांट की लीफ है उनका कलर ग्रीन होता है, और सनलाइट यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट का रोल प्ले करती है। तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कि आप येलो कलर के एक केमिकल रिएक्शन के रूप में देख पा रहे हो, CO2 प्लस में H2O। CO2 कहां से आया, एटमॉस्फेयर से आया, कैसे आया, स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ। H2O वाटर कहां से आया, रूट से आया, जो पानी जो
प्लांट्स के रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया गया वो है सनलाइट। यहाँ पे एनर्जी का काम कर रहा है, जो एनर्जी देगा इस रिएक्शन को कैरी आउट होने, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन विदाउट एनर्जी काम नहीं करता। एंड क्लोरोफिल, ये वो पिगमेंट है ग्रीन कलर का, ठीक है, जो कि इस केमिकल प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और फिर जब रिएक्शन होगी तो हमें मिलेगा C6H12O6, जिसे हम सिंपल टर्म में क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये ग्लूकोज बनेगा, प्लस में ऑक्सीजन बनेगी। ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है जो कि बाहर रिलीज करेंगे प्लांट की लीफ थ्रू द स्टोमेटा, ऑलराइट। और यही वो ऑक्सीजन है जिसका इस्तेमाल एनिमल्स करते हैं, बिकॉज उनको रेस्पिरेशन करना होता है। तो प्लांट और एनिमल एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब जो एनिमल O2 यूज करते हैं रेस्पिरेशन में, उसमें उनका बाय प्रोडक्ट बनता है CO2, और वो CO2 हम बाहर रिलीज करते हैं। उसी CO2 का इस्तेमाल करके ये जो ग्रीन प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इस तरीके से एक बैलेंस नेचर में बना हुआ है। इसीलिए प्लांट्स का रहना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में जरूरत से ज्यादा जो जंगल काटे जा रहे हैं उसकी वजह से नेचर का बैलेंस बिगड़ रहा है, एंड दिस इज रियली अ डेंजरस सिचुएशन फॉर द फ्यूचर कमिंग जनरेशन, राइट। तो हमें ये सब चीजें सीखनी है, समझनी है, ताकि हम सीख सके कि हमें अपनी ये जो मदर अर्थ है इसको किस तरीके से मेंटेन करके रखना है। अब आगे जो टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है कि इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ये क्वेश्चन जनरली 2 से 3 नंबर में स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में आता है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ऑलराइट, एंड व्हाट आर द मेन इवेंट्स दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट है, लीफ के अंदर है, जिसकी वजह से लीफ का कलर ग्रीन है, वो सन की लाइट में, सन की लाइट के अंदर जो एनर्जी है जिसको हम फोटोन्स के फॉर्म में समझते हैं, बिकॉज लाइट एनर्जी, लाइट का आगे एक चैप्टर आपके आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे कि लाइट का डुअल नेचर होता है, यानी कि लाइट जो है वेव और पार्टिकल दोनों ही नेचर की तरह बिहेव करती है। यहाँ पे ये पार्टिकल नेचर की तरह हम बात कर रहे हैं। तो लाइट के अंदर जो लाइट के सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको फोटोन्स कहते हैं। वो फोटोन एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, ऑलराइट। और वो फोटोन जब एब्जॉर्ब करता है तो ये जैसे ही क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं, लीफ की जो सेल्स होती है उनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ऑलराइट। और वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है प्लांट की, राइट। तो सबसे पहले क्लोरोफिल जो है सोलर एनर्जी को ट्रैप कर रहा है, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट ने एब्जॉर्ब करके लीफ तक पहुंचाया है, वहां पे क्या होता है, कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी की वजह से, केमिकल चेंज होता है, और वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके वाटर मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनिए, जो वाटर एब्जॉर्ब किया था प्लांट ने H2O, उस मॉलिक्यूल को स्प्लिट करती है। स्प्लिट मतलब उस एनर्जी से वो टूटता है मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बिकॉज आपको पता है कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है। तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ये वही ऑक्सीजन है बेटा जो कि ऑक्सीजन के गैसियस फॉर्म में फ्री होके बाहर रिलीज करते हैं प्लांट्स, और उसी ऑक्सीजन को हम इनहेल करके अपना रेस्पिरेशन करते हैं। और जो हाइड्रोजन है वो C6H12O6 का जो मॉलिक्यूल हमें दिख रहा है ग्लूकोज का, उसमें H12 की कंडीशन यहां इसी हाइड्रोजन से निकलती है जो वाटर को स्प्लिट करके मिलता है। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड का भी रिडक्शन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन जो है वो स्प्लिट हो गया, उसमें C और O2 जो था CO2, उसमें से C सेपरेट हो गया, O2 जो ऑक्सीजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड से C आ रहा है, वाटर से H आ रहा है, और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन है वो मिला के एक नया केमिकल फॉर्मूला, एक नया कंपाउंड तैयार कर रहा है C6H12O6, और इसी को कहते हैं ग्लूकोज। यही वो फूड है जो प्लांट तैयार करते हैं अपने लिए, और इसी फूड से क्या होता है, ठीक है, प्लांट को अपनी एनर्जी मिलती है, वो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। सो H2O स्प्लिट हो रहा है, आप देख पा रहे हो, H2 और O2 के फॉर्म में, और यहां से फिर ये C6H12O6 बन रहा है जिसको ग्लूकोज कहते हैं। अब ये प्रोसेस कहां होती है, लीफ में होती है। प्लांट के अंदर जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है उसे हम लीफ कहते हैं। लीफ के ऊपर का सरफेस जो होता है उसे एपिडर्मिस कहा जाता है। उसके नीचे लीफ के दो पार्ट होते हैं, अपर सरफेस और एक लोअर सरफेस होता है। तो अपर सरफेस अगर आप लीफ का देखोगे तो ज्यादा डार्क होता है क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस होती है, और लोअर पार्ट में जो है स्टोमेटा होते हैं जिसका मेन फंक्शन होता है O2 और CO2 का एक्सचेंज करना, प्लस में ये गर्मियों के सीजन में जो एक्स्ट्रा हीट होती है प्लांट की उसको वो इवेपोरेट करता है, वाटर को जो है भाप बना के उड़ाता है, वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड
ट्रांसपीरेशन। ये सारी टर्मिनोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएगी, एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। सो क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? तो यू नो दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनल्स फाउंड इन द प्लांट सेल। जो प्लांट सेल है, जो आपने 9th में चैप्टर में पढ़ा था कि प्लांट की सेल और एनिमल की सेल कैसी होती है, तो प्लांट सेल में हमने क्या पढ़ा था? प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते क्योंकि फोटोसिंथेसिस एनिमल सेल में नहीं हो सकती। सो ये छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो प्लांट सेल में होते हैं। इट कंटेन क्लोरोफिल, इन्हीं में ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, विच एब्जॉर्ब द सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। और सनलाइट जो कि सन की लाइट आ रही है और प्लांट पे गिर रही है, तो ये लाइट जैसे ही लीफ के सरफेस पे गिरती है तो लीफ के सरफेस पे मौजूद वो क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट उस लाइट को ट्रैप करके उसको एक केमिकल रिएक्शन में यूज करता है, राइट। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये जो मैंने आपको पहले बताया वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, जिसमें पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस, उसके इवेंट्स, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी होगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से तैयार करनी होगी। इसके हम स्पेशल नोट्स भी आपके लिए जो है बाद में अलग से मैं तैयार करूंगा, उनकी भी वीडियोस बनाऊंगा एक्सप्लेनेशन के साथ, और उसकी पीडीएफ भी आपके लिए लिंक के रूप में डाल दी जाएगी ताकि आप उनको डाउनलोड करके अपनी तैयारी अच्छे से कर पाओ। आप मेरा वीडियो जितना पूरा देखते रहोगे और बाद में इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको, ठीक है, ऐसे ऐसे और अच्छे वीडियोस मिलते रहे और आपके बोर्ड के एग्जाम में 10th की जो है वो अच्छे खासे नंबर आप ला पाओ। तो लेट्स सी, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में अगर हम देखें तो ये 3 कैटेगरी में सब डिवाइड किया गया है हमारा हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें एक जो फॉर्म है इसकी, दैट इज कॉल्ड सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। दूसरा होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और तीसरी कैटेगरी जो आप देख पा रहे हो वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगेन आपको इसको ऐसे बोलना चाहिए, द heterotropic mode of nutrition in which organism obtain food from dead and decaying organic matter। एक्चुअली जितने भी एनिमल्स जो होते हैं उनकी अलग अलग हैबिट है खाना खाने की, हालांकि है वो हेट्रोट्रॉप, लेकिन वो अलग अलग तरीके से फूड लेते हैं। तो कुछ एनिमल जो कि फूड कैसे लेते हैं, ये फूड लेते हैं डेड चीज़ों को और डिकेइंग, चाहे वो प्लांट या एनिमल है, जब वो सड़ने लगते हैं तो उनके ऊपर वो पनपते हैं और उससे अपना फूड लेते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सेप्रो। का मतलब वही होता है जो डिकेड या डेड चीज़ों को या गली हुई सड़ी हुई चीज़ों को, ऑर्गेनिक का मतलब होता है प्लांट और एनिमल का जो मैटर होता है उसे ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, उससे अपना न्यूट्रिशन ले, दैट इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल देखिए, इसमें 2 एग्जाम्पल्स आपको मेनली याद रखते हैं, बैक्टीरिया और फंगस या फंजाई कह सकते हो आप। ये दोनों के दोनों जो है दे आर सेप्रोफाइट्स, और इनको हम एक और नाम से भी जानते हैं, डीकम्पोजर, बिकॉज ये डेड चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं। और वो एनवायरमेंट क्लीनर्स के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि हर वो चीज़ जो मर जाती है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, उनको ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करना या उसको जो है मिट्टी में कन्वर्ट करना, ये काम ये 2 माइक्रोब करते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। यानी कि एक ऐसा तरीका हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जिसमें कुछ ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं, लेकिन उन्हें मारते नहीं है, ना ही वो मरे हुए से लेते जिंदा से ही है, उन्हें किल भी नहीं करते। क्यों नहीं करते किल? सिंपल सी बात है कि अगर उनको किल कर देंगे, मार देंगे, तो अगली बार फूड कहां से लेंगे, इसलिए ये अपना खाना लेते रहते हैं, उन्हें मारते नहीं है। लेकिन हाँ, इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो फूड ले रहा है उसे हम बोलते हैं पैरासाइट, और जिससे वो फूड ले रहा है उसे बोलते हैं होस्ट। तो वो अपने होस्ट को किल नहीं करेगा पैरासाइट। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो होस्ट उसके लिए सोर्स ऑफ फूड है, बार बार उससे वो फूड ले रहा है। जैसे मॉस्किटो है, आके आपका ब्लड सक करते हैं, अपना पेट भरते हैं, लेकिन वो हमें मारते नहीं है, उनके काटने से हमारी डेथ नहीं होती है। टेपवॉर्म, पेट के अंदर होने वाले जो कीड़े हैं, इस लंबे लंबे जो वॉर्म्स होते हैं, जो हमारे गंदे खाने से या कई बार जो है किसी भी रूप में आपके बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं, उनके एग्स, और फिर वो डेवलप करके आपका फूड आपके आंतों के अंदर, आपके पेट के अंदर खाते रहते हैं और आपको कमजोर करते हैं। तो ये सब के सब पैरासाइट्स माने जाते हैं। पैरासाइट 2 टाइप के होते हैं, 7th क्लास में इसका डिटेल था, ठीक है। ये पार्शियल पैरासाइट एंड कंप्लीट पैरासाइट, बट हम फिलहाल न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं तो हम उतना डिटेल में फिलहाल नहीं जाने वाले। अब बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। होलो का मतलब समझिए, होलो का मतलब होता है खोखला, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट्री कैनाल जिसके अंदर होलोनेस है, खाली है, वो उसमें से फूड एंट्री करेगा। जोइक वर्ड कहां से आया है? जोइक वर्ड जू से आया, जिसका मतलब होता है एनिमल। तो एनिमल के अंदर जो होलोनेस होती है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मेरा मुंह खुला हुआ है और मुंह के अंदर खाली जगह, ये अंदर से फिर फूड पाइप से होती हुई स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस और रेक्टम से होते हुए
अल्टीमेटली इसे हम पूरे को बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल। तो वो एनिमल जो फूड को सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, उसे च्यू करते हैं, उसको इनगल्प करते हैं और तब उसका स्टेप वाइज प्रोसेस में डाइजेशन होता है, जो कि हम जब ह्यूमन की पूरी डाइजेशन की या कह लीजिए कि न्यूट्रिशन की बात करेंगे वहां पे मैं उसका डिटेल आपको बताऊंगा। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन इजेशन, ये 5 स्टेप आप इसके अंदर आते हैं, उसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, या कह सकते हो ऑफ द हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फूड इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ solid or liquid and then digested in step by process is known as holozoic nutrition। इसके 2 बेस्ट एग्जांपल है एनिमल जिसमें ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, अमीबा माइक्रोब, अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो अमीबा के अंदर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही देखने को मिलेगा आपको। ये बात आपको सबको क्लियर हो गई है। इनमें से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनका सीखना समझना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे, ठीक है। ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे मतलब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन कहेंगे सिंपल। और ये यहां से आपका क्वेश्चन 1 मार्क, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर तक का क्वेश्चन आता है। ये डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरे का पूरा डायग्राम वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, ठीक है। और इसका पूरे का पूरा प्रोसेस 5 मार्कर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत अगर हम करें ह्यूमन के अंदर, तो माउथ है। माउथ हमारा ओपन करता है और माउथ के अंदर हम फूड को इनटेक करते हैं। तो टेकिंग फूड इनटू द माउथ इज नॉन एज इंजेशन, यानी कि खाना जब हम मुंह के अंदर डालते हैं उस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। तो इनटेक ऑफ फूड कहां से हो रहा है? माउथ से हो रहा है। माउथ के अंदर क्या है? माउथ के अंदर टीथ है, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, इनका अपना अपना फंक्शन है। तो टीथ क्या करते हैं? वो उस कॉम्प्लेक्स फूड जो आप निवाला मुंह में लेते हो उसको ब्रेक करते हैं, चिव करके उसको हम तोड़ते हैं छोटा छोटा ताकि वो निगलने लायक हो जाए। और टंग क्या करती है? टंग के भी कई सारे फंक्शन है। पहला फंक्शन टंग का ये होता है कि लाइक मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो विदाउट टंग मैं बोल नहीं पाऊंगा, ये स्पीकिंग में हेल्प करता है। और अगर यहाँ न्यूट्रिशन के वे में देखें तो ये टेस्ट करता है फूड को कि आप कैसा खाना खा रहे हो, उसका टेस्ट कैसा है। फूड को रोलिंग में हेल्प करता है, फूड को मिक्सअप करने में हेल्प करता है। और सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती है? सलाइवरी ग्लैंड्स एक लिक्विड प्रोड्यूस करती है जिसमें एक एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं सलाइवा। एक्चुअली एंजाइम का नाम तो अभी बाद में बताऊंगा। सलाइवा जो लिक्विड है उसे सलाइवा कहा जाता है। और इस सलाइवा के अंदर देयर इज एन एंजाइम कॉल्ड द सलाइवरी एमाइलेज, या इसको टाइलिन भी बोलते हैं। स्पेलिंग इसकी पी से होगी, पटाइलिन स्पेलिंग करके आपको याद रखनी पड़ेगी, बिकॉज वो थोड़ा सा स्पेल में आप कह सकते हो इस तरीके की सेंस मिलती है इंग्लिश वर्ड्स के अंदर आपको। तो सलाइवा जो होता है इट कंटेन स्पेशल एंजाइम कॉल्ड द सलाइवरी एमाइलेज दैट ब्रेक द स्टार्च। याद रखना जो प्लांट है उन्होंने फूड तैयार किया किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। उस ग्लूकोज को प्लांट जब यूटिलाइज करके स्टोर करते हैं फ्यूचर के लिए अपने, तो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। तो जो प्लांट के अंदर फूड था जो हमने लिया है, चाहे वो हमने चपाती के रूप में लिया है, चाहे वो किसी और फॉर्म में लिया है, तो वो वहाँ से जो फूड हमें मिल रहा है वो स्टार्च है। तो जैसे ही आप उसे चबाना शुरू करते हो आप अपनी चपाती या जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स थे, तो वो फूड वहाँ पे किस फॉर्म में था? स्टार्च के फॉर्म में था। और ये सलाइवरी एमाइलेज जो आपका एंजाइम है वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर के अंदर। इसीलिए अगर आप एक पीस ऑफ चपाती ले लो, ब्रेड का टुकड़ा लो और उसको मुंह में डाल के चबाना शुरू कर दो, तो थोड़ी देर के बाद आप फील करोगे कि उसका टेस्ट स्वीट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है जो स्टार्च था उस पे जैसे ही सलाइवरी एमाइलेज, स्टार्च प्लस सलाइवरी एमाइलेज इस पे काम कर रहा है, तो सलाइवरी एमाइलेज की वजह से स्टार्च किस में कन्वर्ट हो रहा है? शुगर में कन्वर्ट हो रहा है। एंड दैट्स हाउ यू कैन से कि जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका माउथ से शुरू हो जाता है। उसके बाद जब हम इस फूड को चिव कर लेते हैं अच्छे से और इसे हम निगलने लगते हैं, तो वो एक फूड पाइप आप यहाँ पे अगर देखोगे, ये वाली फूड पाइप यहाँ से इस फूड पाइप्स के थ्रू वो नीचे एंटर करना शुरू करता है। इसको हम ईसोफेगस पढ़ते हैं। स्पेलिंग के लिए OESOPHAGUS, ओइसोफेगस करके याद रखना, बट इसका प्रोनाउंसिएशन ईसोफेगस बोला जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, इसके बाद अब अगर मैं आगे बढ़ाऊँ आपको, तो ये ईसोफेगस के थ्रू फूड हमारा जो है वो कहाँ पे आएगा? स्टमक में आएगा, ठीक है। तो this is the esophagus here. Take the food from the mouth to stomach by the peristaltic movements. Again, this is 1 marker question here. What do you understand by the term peristaltic movement? तो peristaltic movements क्या होते हैं? फूड जब हम स्वेलो करते हैं तो हमारी ये जो esophagus, ये जो फूड पाइप है, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है और इससे
फूड जो है दबता है और नीचे की तरफ शिफ्ट होना शुरू होता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द फूड पाइप या इसोफेगस इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। दीज आर सम ऑफ द, ये कुछ की पॉइंट्स है जिनको आप दिमाग में रखोगे तो आपके छोटे 1 मार्कर क्वेश्चन बहुत अच्छे से कवर होंगे। और आपको पता है कि अब एग्जामिनेशन का तरीका बदल गया है, तो चीज़ें उस तरीके से नहीं पूछी जाती जैसे पहले पूछी जाती थी, बड़े ब्रॉडर लेवल पे क्वेश्चन आते थे। अब तो कहीं से भी आपका क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, इसलिए आपको हर एक सिंगल टर्म्स, एक छोटे से छोटे पॉइंट का भी अच्छे से क्लियरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, स्टमक। अब फूड हमने च्यू किया, स्वेलो किया, स्वेलो करके ये यहाँ पे ये जे शेप, यहाँ पे ये देख रहे हो आप, ये जे शेप जो है यहाँ पे आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से आने के बाद, ठीक है, ये आपके कहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, स्टमक में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये यहाँ पे शुरू होता है तो उस जगह पे ये रिटेन करेगा। तो स्टमक क्या है? स्टमक इज ए लार्ज ऑर्गन, इट एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर इन इट। जब फूड हमारे स्टमक में आ जाता है फूड पाइप से होता हुआ, तो वहाँ पे वो फूड 2 to 3 आवर्स और समटाइम मोर देन दैट, इट डिपेंड करता है कि आपका फूड कितना सिंपल या कॉम्प्लेक्स है। अगर हम सादा खाना खाते हैं तो 2 घंटे के बाद हमारा स्टमक उस फूड को आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में शिफ्ट करना शुरू कर देता है। अगर आप तला हुआ या ऑयली फूड ले रहे हो तो वो बहुत मुश्किल से उसको हमारी बॉडी जो है बड़ी मेहनत करके उसको डाइजेस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, तो स्टमक में वहाँ पे बहुत सारा काम होता है। अब स्टमक क्या होता है? स्टमक इज अ जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है। ये जे जैसी शेप है इसकी, इंग्लिश का अल्फाबेट जे, ठीक है, और ये मस्कुलर है, इसमें कोई बोन नहीं होती है। बट हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे, जो ये स्क्रीन, इस पे गैस्ट्रिक ग्लैंड, एससीएल, पेप्सिन एंड म्यूकस। तो दीज आर द 4 थिंग्स। ये चारों चीज़ें हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है डाइजेशन के लिए, फूड के लिए। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होती है? दीज आर स्मॉल ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट ऑल द सरफेस ऑफ द स्टमक एंड इट रिलीज गैस्ट्रिक जूस। ये क्या रिलीज करती है? गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन जो कि एक एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, एंड म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस एक तरीके का मटेरियल है, एक लिक्विड है, एक सेमी लिक्विड है, जो कि स्टमक की वॉल के ऊपर एक लुब्रिकेशन कर देता है, जिससे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो हमारे स्टमक की वॉल पे जो है डैमेज ना करे। क्योंकि अगर म्यूकस की प्रेजेंस कम होगी तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से स्टमक की वॉल जो है बर्न हो जाएगी और उसके बाद पैप्टिक अल्सर जैसी भयानक बीमारी जो है वो लग सकती है। ओके, तो HCl का फंक्शन क्या है? क्वेश्चन यहीं से पैदा हो जाते हैं कि नेम द जूस इज क्रिएटेड बाय दैट ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो आप लिखोगे कि इसमें क्या क्या होता है? HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। ऑलराइट, HCl का फंक्शन पूछा जाता है तो आपको क्या बताना चाहिए? HCl पहला फंक्शन है, इट मेक्स मीडियम एसिडिक, यानी कि ये मीडियम, क्योंकि फूड जो है वो एसिडिक मीडियम में कुछ चीज़ें होती है जो डाइजेस्ट होती है, जैसे जो प्रोटीन है वो एसिडिक मीडियम में ही तभी उसको जो है डाइजेशन की प्रोसेस मिलेगी। पेप्सिन नाम का जो हम एंजाइम पढ़ रहे हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूस के थ्रू ही निकला है, ये पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करता है और HCl जो है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। दूसरा है HCl, क्योंकि बहुत खतरनाक टाइप का आप कह सकते हो कि एक एसिड होता है, तो जो भी फूड के साथ हमने कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया अगर कंज्यूम कर लिए हैं जो हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं, हमें किसी तरीके का इन्फेक्शन कर सकते हैं, तो ये एसिड के कांटेक्ट में आते ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, वो उन्हें किल कर देगा। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया के ऊपर जो कोट होता है वो एसिड के प्रेजेंस में डिसॉल्व हो जाता है, डेड, खत्म हो जाता है। पेप्सिन का फंक्शन क्या है? पेप्सिन जो है इट ब्रेक डाउन द प्रोटीन, जो प्रोटीन हमने फूड में ली होगी उन प्रोटीन को पार्शियल डाइजेशन उसका करता है और उसको जो है धीरे धीरे प्रोटीन से पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा या पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा, आगे जाके फाइनली वो एमिनो एसिड में फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। म्यूकस का फंक्शन क्या होता है? म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ये स्टमक के अंदर की लाइनिंग प्रोटेक्ट करता है ताकि एसिड का जो है वो हार्मफुल इफेक्ट हमारे स्टमक पे ना मिले। अब अगर स्टमक के बाद आगे जाए तो स्टमक के बाद नेक्स्ट आपको, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो अपने, तो नीचे स्टार्ट होती है आपकी, ठीक है, येलो कलर का जो रीजन, एक तो बड़े वाली पाइपलाइन बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेबलिंग के थ्रू आप देखिए वहां पे, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? इट इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन। 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है यहां से कि नेम द साइट वेयर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस। तो कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो कहां पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लिवर, इट प्रोड्यूसेस, अब इसमें कुछ ग्लैंड्स एसोसिएटेड है। आपके बॉडी में टोटल जो है वो 3 ग्लैंड्स है। पहली ग्लैंड्स हमने सैलिवरी ग्लैंड्स पढ़ी जो माउथ में होती है,
ठीक है। दूसरी ग्लैंड जो है वो लेवर है, विच इज ऑल्सो नोन एज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। उसके बाद तीसरी ग्लैंड जो हम पढ़ेंगे वो पैंक्रियाज है, जो कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो लेबलिंग में, राइट। और गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर असल में लेवर के साथ ही ग्रीन कलर का जो आपको पाउच दिखाई दे रहा है, इसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। लेबलिंग आपके सामने सारी, आप आराम से जो मैं बता रहा हूं उसे आप देखिए, स्क्रीन पे सब कुछ है, तो इजीली आप पिक्चर भी देख रहे हो और आप मेरी वॉइस भी सुन पा रहे हो, तो दोनों चीजों को कंबाइन करके आप अपनी अंडरस्टैंडिंग 10 into 10 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हो, कई गुना बढ़ सकती है। तो लेवर के बारे में बता रहा था, तो पहला पॉइंट तो ये बनेगा, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। इट प्रोड्यूसेस बाइल जूस। क्या प्रोड्यूस करता है? नेम द सब्सटेंस रिलीज बाय द लिवर, तो दैट इज द बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। ये दो चीजें प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस का फंक्शन क्या है? बाइल जूस जो है इट मेक्स द फूड एल्कलाइन। अब अभी मैंने आपको बताया कि स्टमक के अंदर क्या रिलीज होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वहां पे जो फूड है वो जब उसके साथ मिक्स होगा तो एसिडिक मीडियम में होगा। अब अगर वो एसिडिफाइड फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकस नहीं है जो उसकी वॉल को प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए वो फूड जो है बेसिक नेचर में कन्वर्ट करना या एल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो जैसे ही फूड जो है वो स्टमक से कहाँ आना शुरू होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आना शुरू होता है, तो उसी टाइम पे ये जो बाइल जूस है वो मिक्स होना शुरू हो जाता है और वो फूड को एल्कलाइन यानी कि बेसिक नेचर में कन्वर्ट करता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड बेसिक नेचर में रहना चाहिए। बाइल सॉल्ट क्या करते हैं? बाइल सॉल्ट ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोब्यूल एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। ये इमल्सिफिकेशन टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन कर ले। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? आप कह सकते हो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू सिंपलर वन इन प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट इज नोन एज एमल्सिफिकेशन। तो फैट वाला पोर्शन जो है, फैट काफ़ी मुश्किल होता है डाइजेस्ट करना, तो उसको बाइल सॉल्ट के थ्रू ही डाइजेस्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को एमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो एमल्सिफिकेशन का क्वेश्चन अगर आप देखोगे प्रीवियस बोर्ड्स में तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से जितने भी पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट में ब्रीफ किया गया है, लेकिन ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको इसमें इंक्लूड करके रखी गई है। गॉल ब्लैडर क्या होता है? ये एक स्टोर कह सकते हो आप फॉर द बाइल जूस। बाइल जूस जो है वो लिवर प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये जो बाइल जूस है वो बहुत माइन्यूट मात्रा में प्रोड्यूस होता है, बहुत ही कम मात्रा में। इसलिए धीरे धीरे जैसे वो प्रोड्यूस होता है तो उसे स्टोर करता है गॉल ब्लैडर, जो कि लिवर के साथ ही अटैच होता है। ग्रीन कलर की आप इसमें एक छोटा सा पाउच नुमा चीज देख पा रहे हो। तो यहाँ पे बाइल जूस और बाइल सॉल्ट दोनों को ये स्टोर करता है गॉल ब्लैडर, और जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना वो रिलीज करता रहता है जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना शुरू करता है। पैंक्रियाज के बारे में अगर मैं बताऊं तो पैंक्रियाज जो है ये भी एक तरीके की हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो डाइजेशन में हेल्प करती है, और ये 3 तरीके के यहाँ पे एंजाइम रिलीज करती है। पैंक्रियाज को एक और नाम से भी जाना जाता है, दिस इज कॉल्ड द डुअल ग्लैंड। डुअल ग्लैंड, डुअल मतलब डबल फॉर्म ऑफ ग्लैंड, जहां पे ये एंजाइम भी स्क्रीट करती है और एक तरीके के जैसे हम कह सकते हैं जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। एक है आपका जो है वो इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागोन, ठीक है। तो ये वो खास तरीके के हार्मोन भी स्क्रीट करती है। इसी वजह से, क्योंकि 2 फंक्शन करती है, एंजाइम स्क्रीट करती है और हार्मोन स्क्रीट करती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डुअल ग्लैंड। तो यहाँ पे फिलहाल हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ये पैंक्रियाज से निकलने वाले जो सिंपली जो एंजाइम्स है वो है ट्रिप्सिन, लीपेज। अब ट्रिप्सिन जो है इसका फंक्शन क्या है? ट्रिप्सिन जो है ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है तो ये प्रोटीन जो कि आधा जो पार्ट था वो स्टमक के अंदर हुआ था, जहां पे पेप्सिन ने उसको ब्रेक डाउन करके जो है पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में कन्वर्ट किया था, और यहाँ पे ट्रिप्सिन जो है उस पार्शियल डाइजेस्टेड प्रोटीन पार्ट को कंप्लीट डाइजेस्ट करके एमिनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में अक्सर ये पूछा भी जाता है कि प्रोटीन जो है अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट में किस रूप में हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है, तो दैट इज एमिनो एसिड। और लिपेज जो प्रोड्यूस करता है पैंक्रियाज, ये क्या करता है? इट ब्रेक्स डाउन द एमल्सिफाइड फैट। तो एमल्सिफिकेशन जो है वो बाइल सॉल्ट ने किया था, जिसने लार्ज कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल को जो है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, और उसके बाद वो सिंप्लीफाइड जो पार्टिकल्स थे उनको फाइनली ये लिपेज जो एंजाइम है वो ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट कर देता है? फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है या ग्लिसरॉल में। तो फैट अल्टीमेटली हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है डाइजेशन के बाद वो फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। अब ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मैं सारी चीजों को थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप इसे ध्यान से सीख पाओ, समझ पाओ। आगे देखते हैं स्टार्च। स्टार्च के बारे में बात करते हैं। जो स्टार्च है, मैंने आपको बताया था जो प्लांट का फूड हम लेते हैं, प्लांट जो फूड तैयार करते हैं अपने लिए वो ग्लूकोज होता है, लेकिन बाद में वो स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। फिर जब स्टार्च हम लेते हैं तो उसे हम शुगर में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स कर रही थी। तो अब
जो ग्लूकोज था, ठीक है, स्टार्च से शुगर या ग्लूकोज वो भी कंप्लीटली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन। फैट जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया, और प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में। तो कुल मिला के आपके फूड के अंदर 3 मेन कंपोनेंट थे, स्टार्च जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, फाइनल प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी या कन्वर्ट करेगी डाइजेशन के बाद, वो बनेगा शुगर या ग्लूकोज, फैट डाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाएंगे आपके फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर, और प्रोटीन ये फाइनली डाइजेस्ट होने के बाद एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया, सारी प्रोसेस जो फाइनल डाइजेशन है, ठीक है, स्टमक के बाद जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि जो फूड का कंप्लीट डाइजेशन है वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसकी लेंथ लगभग, ठीक है, 4, 5 या 6 मीटर तक हो सकती है। लेंथ इसकी ज़्यादा होती है, लेकिन इसका जो डायमीटर होता है वो कम होता है, इसीलिए इसको स्मॉल बोलते हैं। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें डायमीटर यानी कि उसका जो आप कह सकते हो सरफेस एरिया वैसे वो बड़ा होता है, लेकिन लेंथ वाइज जो छोटी होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको विली या विलाई कहा जाता है, ठीक है। सो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन्स आर नोन एज द विली, या इसको कई प्रोनाउंसिएशन में कई अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं, विलाई भी बोलते हैं, दैट्स अ बेटर ऑप्शन एक्चुअली। ऑलराइट, सो दिस विलाई जो है वो 2 काम करती है। इनके अंदर ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, तो खून यहाँ पे, ब्लड यहाँ पे आता रहता है, तो जो फूड हमारा डाइजेस्ट होता है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वो लिक्विड फॉर्म का फूड ये विलाई एब्जॉर्ब करती है, और ये जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ाती है। तो ये इनका फंक्शन है कि व्हाट आर विलाई एंड व्हाट आर देयर फंक्शन। तो आप लिखोगे विलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देयर मेन फंक्शन इज दैट दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड जो है सबसे पहले हमने इंजेस्ट किया, फिर उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद क्या होगा, फूड का एब्जॉर्प्शन, ये तीसरा स्टेप है। सो विलाई आर सप्लाइड द फूड टू ब्लड वेसल, ये जो फूड है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो ब्लड वेसल यानी कि ब्लड में मिक्स हो जाएगा, एंड देन द ब्लड वेसल जो है वो उस फूड को अपने साथ मिक्सअप करके ब्लड के साथ, ठीक है, वो उसे सेंड करेगी टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एसिमिलेशन। That what we call assimilation. After absorption the food is mixes with the blood, and heart pump this blood to each and every part of the cell, tissue and body, and this is what called, that is known as assimilation. अब जो फूड हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाएगा। उसके अंदर भी अगर कुछ वाटर या मिनरल्स है तो लार्ज इंटेस्टाइन से उसे बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर हमारा जो वो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अनएब्जॉर्ब्ड फूड या अनडाइजेस्टेड फूड सेंड टू द लॉन्ग इंटेस्टाइन। लॉन्ग इंटेस्टाइन का मतलब क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर, अगर उसमें वाटर है तो उसे वापस एब्जॉर्ब करेगी ताकि बॉडी उसका यूज कर सके। ऑलराइट, एंड दिस मटेरियल, जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल है वो धीरे धीरे फिर आगे जाके रेक्टम में कलेक्ट हो जाएगा। ये रेक्टम जो है आप देख पा रहे हो यहाँ, जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन खत्म हो रही है वहाँ पे जो एल टाइप का बन रहा है, उल्टा एल, ये रेक्टम है, और रेक्टम से वो स्टोर होके फाइनली बॉडी उसे एनस से बाहर निकालेगी। तो लास्ट स्टेप जो है उसे हम बोलते हैं इजेशन, इजेशन, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था, इंजेशन, टेकिंग द फूड इनटू द बॉडी। दूसरा स्टेप डाइजेशन, कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर वन इज कॉल्ड डाइजेशन। तीसरा क्या था, एब्जॉर्प्शन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, ठीक है। आफ्टर द डाइजेशन द फूड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म, एंड दिस लिक्विड फूड इज टेकन या एब्जॉर्ब बाय द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड द विली, ऑलराइट, एंड देन दिस फूड इज एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम, एंड द ब्लड वेसल take this food to each and every part of the body with the help of the pumping organ, heart, and this is what we call assimilation. And finally undigested food is transported या sent to that of the large intestine, and this is what we call the overall process कि किस तरीके से डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। ओके, अब इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हुए मैं आगे लेके जा रहा हूँ। लाइफ प्रोसेसेस के अंदर हमें जो पढ़नी है, न्यूट्रिशन मैंने आपको बता दिया। न्यूट्रिशन फिलहाल जो हमने पढ़ा वो न्यूट्रिशन पढ़ा ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन 2 तरीके से 7th क्लास में ये चैप्टर 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो ये वहाँ पे हमने जो छोटे लेवल पे चीज़ें पढ़ी थी, यहाँ पे इन्हीं चीज़ों को हम एक्सटेंडेड या एडवांस फॉर्म में पढ़ेंगे।
तो जो लाइफ प्रोसेस हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे रखी है वो हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन में ह्यूमन न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन में भी हम ह्यूमन बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो कैसे होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन डायग्राम्स एंड एवरीथिंग, ठीक है, उसकी पूरी जो है थियोरी एंड उसकी पूरे फंडामेंटल सिखाए जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन में हम पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है कवर करेंगे, जिसमें हार्ट, पंपिंग ऑर्गन और ब्लड वेसल्स, ब्लड एंड एवरीथिंग लाइक दैट। एक्सक्रीशन में हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करेंगे, जिसमें किडनी, जिसको हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन का मेन हिस्सा मानते हैं, और वो किस तरीके से काम करती है, दैट वी विल इंक्लूड। तो अब अगला टॉपिक यहाँ पे आता है रेस्पिरेशन, द प्रोसेस इन विच द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, इट्स कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या बता रहे हैं, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो हमारी या ऑर्गेनिज्म की जो सेल्स होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ जो फूड उन्होंने डाइजेस्ट किया है उस फूड को ऑक्सीडाइज होता है, वो कहाँ पे होता है, सेल्स के अंदर होता है, और सेल के अंदर जहाँ पे ये फूड ऑक्सीडाइज होता है उसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, विच इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज इट ऑक्सीडाइज द फूड टू प्रोड्यूस द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, राइट। सो कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है इसकी डेफिनेशन थोड़ी और इसको एडवांस फॉर्म में आप लिख सकते हो, द बायोकेमिकल, बायो का मतलब होता है लिविंग और केमिकल का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। तो ऐसी प्रोसेस जो लिविंग सेल में होती है और जो केमिकल रिएक्शन के साथ कैरी आउट होती है, तो बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडाइज द फूड, एक्चुअली ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, where the site is called, that is mitochondria, is known as respiration। और जो इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किस फॉर्म में होती है, ATP, A फॉर एडिनो, T फॉर ट्राई, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राई, और P का मतलब फॉस्फेट। तो ATP की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, ATP की फुल फॉर्म आपको क्या बोलनी है, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ऑलराइट। और ये रेस्पिरेशन को दो अलग अलग, एक इसकी फिजिकल प्रोसेस होती है और एक इसकी केमिकल प्रोसेस होती है। तो फिजिकल प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोलते हैं, दैट मीन सिंपली इनहेल एंड एक्सेल द एयर, यानी कि सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना। जब हम अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, CO2 की कम होती है। जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाती है और ऑक्सीजन हमारी लंग्स के थ्रू जो है वो ले ली जाती है। सो ये इसको ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन से अलग आपको रखना है, दे आर नॉट द सेम, ऑलराइट, बिकॉज ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। टू टाइप के रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे यहाँ पे, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है जहां पे एनर्जी जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, एरोबिक का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट टुक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज व्हाट, एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी जो है, हमारी सारी सेल्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। कुछ सेल ऐसी हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पे एरोबिक नहीं कह सकते हम, उसमें इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में होता है, वो भी आगे मैं बताऊंगा, वो फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझेंगे। एनसीईआरटी में भी वो बहुत अच्छे से दिया और वहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, बिकॉज दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक। एनएरोबिक की बात करें तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ऑलराइट, इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस इन एब्सेंस ऑफ या लैक ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन की कमी होती है या ऑक्सीजन होती नहीं है, तो उस मोड ऑफ रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये ज़्यादातर हमें जो है बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, ह्यूमन बॉडी में ऐसा कम ही है। अब देखो यहाँ पे इस फ्लो चार्ट से आप ये बात सारी समझ जाओगे। हमारे पास ग्लूकोज था, जो फूड हमने डाइजेस्ट किया वो ग्लूकोज के फॉर्म में, C6H12O6 के फॉर्म में, ठीक है। अब ये फूड हमारी बॉडी ने पहले इंजेक्शन किया हमने, फिर डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जो है लिक्विड फॉर्म में कहाँ चला गया, ब्लड में। अब ब्लड जो है वो बॉडी के हर सेल, हर टिश्यू तक जा रहा है। तो हर सेल के अंदर जब ग्लूकोज जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, क्योंकि सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। वहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्पिरेशन हो रहा है, हल्का सा रेस्पिरेशन, फिर ये कन्वर्ट हो रहा है पायरूवेट में। पायरूवेट क्या होता है, देखो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है C6H12O6 है, पायरूवेट का फॉर्मूला क्या होता है C3H4O3, यानी कि इसमें से कुछ हिस्सा कन्वर्ट हो जाता है, तो 1 या 2 ATP इसमें से रिलीज हो जाते हैं। अब ये पायरूवेट जो है वो एंटर करता है किसके अंदर, यहाँ पे 3 कैटेगरी को आप समझना पड़ेगा। पहली कैटेगरी आप यहाँ देखिए, दिस वन, ये फर्स्ट कैटेगरी, ये सेकंड और ये थर्ड कैटेगरी है। तो अगर मैं इन तीनों के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले पायरूवेट जो है, अगर मान लो ये
राइट हैंड साइड पे आ जाए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारी बॉडी की ह्यूमन सेल्स है और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो गया, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ऑक्सीजन के साथ उसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, वाटर प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होगी, एटीपी के फॉर्म में। ये कौन सा फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड एनारोबिक, कि जो फूड हमने लिया था हमारे सेल में जाने के बाद साइटोप्लाज्म में वो पहले ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर, उसके बाद अगर वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हुआ तो वहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी बाहर निकालती है जब आप सांस बाहर रिलीज करते हो, वाटर भी बाई प्रोडक्ट है, आपने सर्दियों में देखा होगा जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें से भाप से निकलती है, दैट इज द वाटर, और एटीपी वो एनर्जी है जो हमारी बॉडी यूज करेगी। अब बीच वाले सेंटर वाले पे आइए, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा कहां पे होता है, जब आप वेगरस एक्सरसाइज करते हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, उस टाइम पे आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि हम जितनी तेजी से काम कर रहे हैं, जितनी एनर्जी हमें चाहिए उसके हिसाब से ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो पाती, तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड ना बन करके लैक्टिक एसिड जैसा एक लिक्विड फॉर्म तैयार होता है जो हमारे मसल्स के अंदर, ठीक है, वो इकट्ठा हो जाता है और उसकी वजह से मसल जो है वो बहुत तेजी से पेन करने लगती है और उसकी वजह से क्रैम्प्स होते हैं, यानी कि आप भागते भागते क्या हो जाओगे, लड़खड़ा के गिर जाओगे, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है जो कि जनरली मसल्स वाले पार्ट में, चाहे वो आपके हाथ की हो, बाजू की हो, तो वो ऐसा कब होगा, जब आप वेगरस एक्सरसाइज करते हैं, तो आप फेंट भी हो सकते हैं समटाइम्स, ठीक है। एंड लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जब भी जो ग्लूकोज है वो क्या होगा, ठीक है, यूटिलाइज होगा, तो वहाँ पे क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। क्या बनता है, इथेनॉल। फर्मेंटेशन की प्रोसेस, जो अल्कोहल बनाया जाता है, बियर बनाई जाती है, जितने भी अल्कोहलिक बेवरेज बनाए जाते हैं वो इसी प्रोसेस से बनाए जाते हैं। इस प्रोसेस को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं फर्मेंटेशन। दैट मीन, ठीक है, किसी भी कार्बोहाइड्रेट को इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइक्रोब जो है वो कन्वर्ट करते हैं इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस होती है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। C2H5OH ये केमिकल फॉर्मूला है किसका, इथाइल एल्कोहल का, यानी कि सिंपल भाषा में बोलूँ तो एल्कोहल, और ईस्ट के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल आप ऐसे याद रख सकते हो। लैक्टिक एसिड की बात करें तो C3H6O3, ठीक है, तो ये फॉर्मेशन लैक्टिक एसिड के केमिकल फॉर्म की होती है आपके पास, और ये जनरली मसल सेल जो हमारी बॉडी के अंदर होती है वहाँ पे देखने को मिलता है विग्रस एक्सरसाइज के टाइम पे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको आगे लेके चलूँ, ये देखिए ग्लूकोज हमने फूड को डाइजेस्ट किया, हमारे ब्लड के हर सेल में, हमारे सेल के हर एक जगह पे ग्लूकोज पहुंचा दिया गया है थ्रू द ब्लड, ठीक है, किस फॉर्म में, C6H12O6, ये ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है। जब ये सेल में एंटर हुआ तो सेल के अंदर जो लिक्विड है वो साइटोप्लाज्म में, ठीक है, पार्शियल डाइजेशन इसका हुआ और ये कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में, यानी कि C3H4O3 के फॉर्म में। उसके बाद जो है, ठीक है, जैसे ही ये अंदर एंटर होगा किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी जो कि एटीपी के फॉर्म में होगी, और वो एनर्जी जो है हमारी बॉडी यूज करेंगे टू गेट द ऑल एक्टिविटीज दैट वी डू। ये जितनी भी हम लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे हो, वो सब चीज़ों के लिए जो एनर्जी हो इसी तरीके से हमें मिलती है। तो द एनर्जी रिलीज्ड, अगर आप ऊपर देखिए जो इसमें स्टेटमेंट लिखी है राइट हैंड साइड में, वो लिखा है द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। उसे क्या कहते हैं, एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म पक्का क्वेश्चन है, 1 नंबर का आता है एग्जाम में, किसी भी फॉर्म में, एमसीक्यू या फिर किसी और फॉर्म में पूछा जरूर जाता है। एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, फुल फॉर्म है इसकी एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ कहते हैं, या एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी सेल्स कह सकते हो आप इसको। एटीपी का जो फॉर्मूला है वो C10H16H5O13P3 है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आप उसे याद मत रखिए, बस समझने के लिए। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो हमारी एनर्जी करेंसी है वो क्या होती है, दैट इज एटीपी के फॉर्म में होती है। अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा सिस्टम, यानी कि अभी इससे पहले हमने खत्म किया डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, अब हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आई थिंक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम तक हम आज यहीं तक रखते हैं। इसकी मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा और उसके बाद जाके ये चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा हमारा, क्योंकि इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है, और हालांकि मैं बहुत ब्रीफ कर रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिवीजन चैप्टर मैंने आपके लिए तैयार किया है, बट फिर भी काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो समझानी पड़ती हैं, क्योंकि उसके बिना स्टूडेंट के दिमाग में बात बैठती नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अब आप लोगों से मेरी उम्मीद है कि मेरे पूरे वीडियोस देखा कीजिए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली मिल सके, और
लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और जो आपका जो नोटिफिकेशन बेल है उस पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपके पास वो सबसे पहले पहुंचे और आप उसे देख के अपनी लर्निंग अच्छी कर सको, अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर सको और बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी प्रॉपर तरीके से कर सको। तो अगले वीडियो में मैं आपको इसी के आगे यानी कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो है वो एक्सक्रीटरी। कुल मिला के हमें इसमें 5 प्रोसेस पढ़नी है। न्यूट्रिशन मैंने आज कंप्लीट करा दिया, दैट इज़ द ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड देन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इनमें से किसी भी एक सिस्टम पे 3 to 5 मार्क का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है डायग्राम के साथ। छोटी छोटी टर्म जितनी भी इसमें आ रही है, जितने भी नाम आ रहे हैं, दे आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक आप इस चीज़ पे फोकस करोगे, ध्यान दोगे, बार बार वीडियो को देखिए, एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार देखिए, 10 बार देखिए, आप जितनी बार देखोगे, ठीक है, आपको ऑटोमेटिकली आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा हो जाएगा कि 90% चीज़ें आपको बिना लर्न किए याद रहेगी, दिमाग में रहेगी, बिकॉज जो पिक्चर आपके दिमाग में ऐसी बैठ जाएगी कि आप आसानी से उन चीज़ों को भूलोगे ही नहीं। और सिंपल चीज़ ये है कि आपको वो लर्न करना ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपको नेचुरली समझ में आएगा, नेचुरली आएगा। सो ठीक है, अगला वीडियो जल्दी ही आपको मिल जाएगा। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करें, इससे सीखें और अपनी जो बोर्ड की एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी करें। नोट्स को अपनी नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज मैं हर एक चैप्टर के सेल्फ जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है उनकी PDF आपको पूरी एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, और उसकी PDF जो है आपको मिलेगी भी, उसका लिंक डाल दूंगा ताकि आप उन्हें डाउनलोड भी कर सको। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।